हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 10th का, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले के जो हमारा चैप्टर्स रहे हैं, 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, उनकी पूरी वीडियोस एंड एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करी हैं। सबकी वीडियोस की PDF आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। एंड कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन द लास्ट चैप्टर जो हमने करा था, हमने जाना था अबाउट कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, जो कंपाउंड हमारे इम्पोर्टेंस के लिए हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑल्सो हम जानेंगे यहाँ पे कार्बन के बारे में, एक ऐसा एलिमेंट विच इज़ जिसके पास एक इमेंस सिग्निफिकेंस है टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में भी। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी डिस्कस की गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस मॉर्निंग। कंपाइल करें उनकी लिस्ट को एंड द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन सॉर्ट आउट करें उन आइटम्स को। एंड इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल, पुट देम इन बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर देखें सारे आइटम्स को जो आपने देखें इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फिल्ड बाय यू। योर टीचर विल एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द कंपाउंड, जो कि है आपका कार्बन। कार्बन से ही बने होते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे हमारे चैप्टर को। वट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन इज बर्नड। डू यू नो एनी ऑफ द टेस्ट टू दिस। फूड क्लोथ हो गया, मेडिसिन हो गया, बुक हो गया, और कुछ भी चीज़ बनी हो, ये जो चीज़ आपने वहाँ पे लिस्ट में बनाई होंगी, ये सब की सबकी किससे बेस्ड है, आपकी कार्बन एलिमेंट से बेस करती हैं। इसके एडिशन में ऑल लिविंग बींग्स जो होते हैं वो भी कार्बन से ही बने होते हैं। ये द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में एंड इन द एटमॉस्फेयर, वो क्या है आपका एक क्वाइट मीगर अमाउंट में प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट के पास कितना है, 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैसे हो गए हमारे पास, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोल पेट्रोलियम हो गया। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है हमारे पास, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। इंस्पाइट इतने छोटे अमाउंट के बावजूद भी हमारा जो नेचर है उसके यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर चीज़ कार्बन से बनी हुई है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है कार्बन की। इस चैप्टर में हम जानेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये सॉल्यूशन में होते हैं या मॉल्टन स्टेट में होते हैं। वी ऑल्सो सॉ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की अगर यहाँ बात करें तो ये सबसे पहले तो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे हमने चैप्टर 2 में जाना था। टेबल 4.1 से भी हम यह जान सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड के। हमने देखा कि ये कंपाउंड के जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अगर कंपेयर करें हम किसके, आयनिक कंपाउंड से। हम यहाँ कंक्लूड करते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिंस ये जो कंपाउंड होते हैं ये लार्जली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि इन कंपाउंड्स में जो होती है आपका आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लास 9 में हमने जाना था कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में वेरियस एलिमेंट्स की, और ये डिपेंड करता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो प्रेजेंट होते हैं उनसे। यहाँ पे हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो आता है कार्बन का वो 6 होता है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ द कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस शेल्स ऑफ विल हैव कार्बन है। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें इस बात को, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास शेल भी हमें पता है ना, तो ये कितने शेल है, के शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो गया। के शेल के बाद अगला आता है आपका एल शेल में कितने हो गए, 4। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमें यहाँ पे पता है वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट जो होती है एक्सप्लेन एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली आउटर, कंप्लीट करना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अपने ऑक्टेट को फुल करना होता है, तभी उस स्टेबिलिटी को अचीव करता है कोई भी एलिमेंट। अटेन करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव करते हैं ये लूज़ करके या गेन करके, जैसे कि हमने NaCl के केस में जाना था ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na के पास कितने एटॉमिक नंबर होता है आपका, 11। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का क्या होता है, 17 एटॉमिक नंबर है, 17। इसके आउट वैलेंस शेल में देखें हमारे पास 281 एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसका 287, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में।
इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही सोडियम आयन के जो लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये आपस में क्या करते हैं, सोडियम आयन का ये आखिरी का इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन के पास, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहीं क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, दोनों ने अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया था इससे। कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है। कार्बन के केस में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल में, जैसे हमने जाना है यहाँ पे, वो क्या कर सकता है ऑक्टेट पाने कंप्लीट अपना फुलफिल करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और C4 पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, C4 पॉजिटिव हो जाए लूज़ करने के बाद, या फिर क्या करे 4 और इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो C4 नेगेटिव हो जाए, यही तो कर सकता है। C4 नेगेटिव बन जाए, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो एनायन बन जाएगा, C4 नेगेटिव एनायन, पॉजिटिव कैटायन होता है, नेगेटिव एनायन होता है। बट ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि इसके पास कितने प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, और होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके लिए 4 एक्स्ट्रा आ गए तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। वहीं अगर बात करें 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है ये, C4 पॉजिटिव कैटायन बन जाता है। इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव करने के लिए उन 4 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड अ कार्बन एटम जिसके पास 6 प्रोटॉन बच जाएंगे इन इट्स न्यूक्लियर, होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बचेंगे अगर 4 चलेंगे तो। ये सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं हो रही है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कार्बन यहाँ पे क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ, के एटम्स के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इन इट्स मैनर। इसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम एंड लीड टू बोथ अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ कार्बन हम आगे देखते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है इस तरीके से वो होता आपका हाइड्रोजन का है। एटॉमिक नंबर हमें पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन के पास, के शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और मॉलिक्यूल बनाते हैं आपका H2। ये अलाउ करेगा हर एक हाइड्रोजन एटम को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नियरेस्ट होती है किसके, नोबल गैस यानी कि हीलियम के, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन है जिसके पास ए इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और हाइड्रोजन का यहाँ पे एटम आता है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कैसे, ऐसे एक हाइड्रोजन ने यहाँ से ले लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ से ले लिया। अब ये दोनों के पास क्या प्रेजेंट हो गया आपके, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों के दोनों आपस में शेयर करेंगे। ऐसे ये दोनों एक दूसरे से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं शेयर करके। द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे हमने देखा था अभी, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है लाइक दिस, H और H के बीच में between 2 hydrogen atom. A single covalent bond is also represented by a line जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। The atomic number of the chlorine is 17. What would be its electronic configuration and its valency? क्लोरीन के बारे में अगर हम यह बात करें तो ये डायटोमिक होता है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने जाना था। डायटोमिक का मतलब वो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो इट इज़ 2 डायटोमिक। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन? आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17। ठीक हो गया। अब क्लोरीन का 17 है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, 8, 7। यहाँ पे अब ये हमारा क्लोरीन आ गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7 हो गया। ठीक हो गया। अब एक हाइड्रोजन हमें मिल जाता है यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन छोड़ो, क्लोरीन के साथ बनाना ना हमें, Cl2। एक और क्लोरीन है हमारे पास, Cl2 की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे वैलेंस शेल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को एक एक चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे। अब ये बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये बना है क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन
वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके एल शेल के अंदर, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात डिस्कस करते हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें पता है ऑलरेडी, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और दूसरा ऑक्सीजन के साथ O2 मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो यानी इसके पास भी कितने होंगे? 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। और बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? ये बॉन्ड बनाने के लिए ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करते हैं हम नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, नाइट्रोजन क्या बनाता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ना डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड, आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो यहाँ पे कैसे बनेगा नाइट्रोजन? N2 मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये है नाइट्रोजन 7, इसके पास क्या प्रेजेंट है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और वैलेंस शेल में कितने होंगे इसके? 2,5 होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये ऐसे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला ऑफ NH3. Can you draw the electron dot structure of this molecule? Show how all 4 atoms achieve noble gas configuration. Will the molecule have single bond, double or triple bond? Let us now look at, सबसे पहले नाइट्रोजन बना देंगे हम सेंटर में। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, जैसे हमने ये ऊपर जाना था ना, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 5 कम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। और हाइड्रोजन, अमोनिया के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 3 है, यानी कि 1 2 3, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन जुड़ रहा है आपका? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये जो अटैच हो रहे हैं, H। हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 है टोटल, 5 में से 3 तो यहाँ यूज़ हो रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचे कितने यहाँ पे? 2 बचे। तो अब यहाँ पे कैसे बॉन्ड बन जाएगा? ये हाइड्रोजन के बने, कंप्लीट ऑक्टेट हुए, और ये ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो गया? आपका नाइट्रोजन का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया आपका किसका? अमोनिया का स्ट्रक्चर। वहीं अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? मीथेन के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि एक फ्यूल है एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG कहते हैं। ये सबसे सिंपल कंपाउंड होता है जो कार्बन आपका फॉर्म करता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इट इज़ रिटन लाइक दिस, CH4, सबस्क्रिप्ट में आता है 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। वहीं कार्बन क्या है आपका? टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है? कार्बन में के पास आपका एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, 2,4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक हो गया ना। तो यहाँ बॉन्ड कैसे फॉर्म हो जाएगा आपका? बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन के 2 चले गए, ये 2 शेयर हो गए, ये 2 शेयर यहाँ से हो गए, ये 2 शेयर यहाँ से हो गए। वही ऑक्सीजन भी अपना शेयर कर लेगा ना, तो ये ऑक्सीजन ने शेयर कर ली। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ये क्या है आपका? इन चीज़ों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन द 2 एटम, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना आपके, इनको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये क्या है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, बट इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये वीक होती हैं। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, सिंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे शेयर हो जाते हैं एटम के बीच में और नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। सच कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। यहाँ जान रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। द एलिमेंट कार्बन ये अकर करता है डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
बोथ डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है इनके बॉन्डिंग में। जैसे ये एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से। डायमंड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कार्बन जो होता है बॉन्ड करता है 4 अलग कार्बन एटम के साथ और बनाता है कुछ एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर जैसा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा है किसका, डायमंड का स्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है हर एक, वो बॉन्ड करता है 3 कार्बन एटम के साथ बाकी के इन द सेम प्लेन और देता है एक हेक्सागोनल एरे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ जो कार्बन होती है यहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर्स वन अबव द अदर। ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आती हैं। यहाँ पे एक क्या बनाता है, आपका डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट करते हैं इन डायमंड और ग्रेफाइट के। ये होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, इवन दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। डायमंड जो होता है आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नोन है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है ये एक स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि अदर नॉन मेटल्स होती हैं जो पुअर होते हैं, हमने जाना था प्रीवियस क्लास में हमारा। लेकिन ग्रेफाइट जो क्या है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड जो होता है इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर। ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं नेचुरल डायमंड से। फुलरीन जो होता है ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोप होता है कार्बन का। फर्स्ट वन जो होता है ये आइडेंटिफाई किया गया था जो कि C60 के फॉर्म में था, विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप, जो कि एक फुटबॉल जैसा दिखता है। ये इस देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिंस ये दिखता है एक फुटबॉल जैसा लाइक द जियोडिस्क डोम, जिसे डिज़ाइन किया था बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने, तो इसका नाम उन्हीं के नाम के रेफरेंस पे दिया गया है, दैट इज़ द बकमिंस्टर फुलरेंस। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। We have seen the formation of a covalent bond by the sharing of electron in the various elements and compounds। हमने ये भी देखा है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल कंपाउंड मीथेन का कैसा फॉर्म होता है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने देखा कि हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन करती हैं कार्बन को। इनफैक्ट हम खुद भी किससे बने हुए हैं, वी आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। The number of carbon compounds whose formula are known to the chemist was recently estimated to be in millions। ये जो outnumbers हैं by a large margin the compound formed by all the other elements but together। Why is it that this property is seen in the carbon and no other element? The nature of covalent bond जो होता है वो enable करता है कार्बन को बनाने के लिए different number of compound। टू फैक्टर जो नोटिस किए गए हैं इन द केस ऑफ कार्बन आर, कार्बन के पास क्या होता है, एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की दूसरे एटम्स के साथ या कार्बन के साथ, और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की बनाना बॉन्ड विद द एटम्स ऑफ कार्बन एंड इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। ये जो कंपाउंड होते हैं ये लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन की, या तो ये ब्रांच चेन्स होती हैं कार्बन की, इवन कुछ में तो ये रिंग शेप में भी फॉर्म होते हैं। इसके एडिशन में जो कार्बन एटम होता है ये एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अभी हमने देखा था डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से आपका जुड़ा होता है, और वहीं ग्रेफाइट की अगर बात करें तो वहाँ पे कितने कार्बन होती हैं, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और जो एक वैलेंसी उसकी बचती है उसके लिए क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी देख लिया हमने, डबल बॉन्ड भी देख लिया, आगे हम ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स।
नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट करता है ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की जो कार्बन यहाँ पे शो करता है। सिलिकॉन बनाता है कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स तक का, बट ये कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस करके ये स्टेबल भी होता है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड विच में कार्बन एटम्स लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चेन फॉर्म है कार्बन कंपाउंड्स की एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कितने सारे कार्बन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रखे हैं यहाँ पे और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। ये कैपेबल है बनाने का बॉन्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स या कोई और एटम हो ऑफ द जो मोनोवैलेंट एलिमेंट हो। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं ये बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और मैनी अदर एलिमेंट्स जो राइज करते हैं कंपाउंड्स को विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगेन जो बॉन्ड होता है कार्बन का वो बनता है विद द मोस्ट अदर एलिमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेकिंग दीज बॉन्ड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये भी हो सकता है कार्बन का स्मॉल साइज। ये इनेबल करता है न्यूक्लियस को होल्ड करे रखना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। यहाँ पे अगर बड़ा एलिमेंट हम ले लेते हैं कोई भी तो उसके साथ बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे होने की वजह से क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना इसको टाइटली होल्ड करके रखता है। इस करके क्या होता है ये हाईली स्टेबल होते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कार्बन में देखी गई है वो है एक टेट्रावेलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन। इन दोनों को साथ लेकर आए तो ये बनाते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वर इनिशियली एक्सट्रैक्ट किए गए फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस एंड वॉज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये फॉर्म होते हैं आपके विद इन द लिविंग सिस्टम। दैट इज इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट कि ये क्या है, एक वाइटल फोर्स है जो नेसेसरी है फॉर द सिंथेसिस। फ्रेडरिक वूलर जो थे इन्होंने डिसअप्रूव किया इसको 1828 में बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजनेट कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पहले के टाइम पे ये सोचा जाता था कि जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ नेचुरली बनते हैं, लेकिन इनको वाइटल फोर्स की तरह बताया जाता है, चाहिए होता है इनको फॉर्मेशन के लिए। बट जो फ्रेडरिक वूलर आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1828 में लेबोरेटरी के अंदर यूरिया के हेल्प से आपका प्रिपेयर करके दिखाया, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करके दिखाया। एंड हेंस यहाँ पता चला कि आप सिंथेटिकली भी इसको बना सकते हैं। वहीं बात करें हम कंपाउंड्स के बारे में तो हम कार्बन के अलावा यहाँ पे और भी सारे फॉर्मेशन जो होते हैं कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स स्टडी करते हैं अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमने देखा था स्ट्रक्चर मीथेन का हमारे लास्ट क्लास में। अनदर कंपाउंड जो होता है बनता है कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में, वो होता है ईथेन, जिसका फॉर्मूला है आपका C2H6। इन ऑर्डर टू गिव राइज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमें देखना जो कार्बन एटम्स टुगेदर है वो कितने सिंगल बॉन्ड है इसके पास, एंड देन वी यूज़ अ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, हमको ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का, दिस वन। सबसे पहले क्या है हमारे पास स्टेप 1 में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में हमें पता है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इथेन में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C2H6। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हो गया, कार्बन कितने हैं, 2 हो गया। बस इन 2 कार्बन के साथ हमें इन हाइड्रोजन को सेट करना है। कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनकी 3 वैलेंसी जो है बची हुई है जो अनसेटिस्फाइड है। एक तो सेटिस्फाई हो गया इसके साथ बॉन्ड बना के, बाकी की 3 भी तो सेटिस्फाई करने हैं ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बना यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे आपके। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे हम, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है हमारे पास 6 उनको लगा देंगे यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, 1 2 3 ऐसे करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं यहाँ पे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ऐसी क्या हम यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और यही क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथेन का जो यहाँ पे बनाया गया है।
प्रोपेन का क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास क्या है, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है हमें C3H8। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन आ गए हमारे पास। अब हाइड्रोजन लगा देंगे हम यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन, ये थोड़ा मैं नीचे की तरफ बना लेती हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके भी यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए कंप्लीट। अब बीच में कितने हो रहे, एक ये बना एक ये बना, यानी यहाँ कितने ज़रूरत होंगे, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी ना यहाँ पे। अब ये भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है वैलेंसी को। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 8 हो गया, और कार्बन कितने, 3 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का। हाउएवर अनदर कंपाउंड जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसका फॉर्मूला है C2H4, इसको हम इथीन बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इथीन का फॉर्मेशन कैसा हो रखा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, हमने कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड लगाया हमने। इसके बाद हमें पता है इथीन में कितने हैं आपके कार्बन, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगली चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को सेट कर दिया, 1 2 3 4। अब चारों के चारों तो हाइड्रोजन लग गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का जब हम फॉर्मेशन करके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अब हमारे कार्बन दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाई हो जा रही है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो जा रही है। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथीन का, वो आप यहाँ दे सकते हैं, बनाया हुआ है। येट अनदर कंपाउंड होता है हमारे पास, जो होता है आपका C2H2, इसे हम इथाइन कहते हैं। क्या हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इथाइन के लिए हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है, C2H2 दिया है, यानी कि एक कार्बन ये एक कार्बन ये, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा हमारे पास। अब हमारे पास कितने बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई करने हैं कार्बन के, तो यहाँ 2 ही बने, यहाँ पे भी 2 बने, यानी कि 2 की और ज़रूरत है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम 3 बॉन्ड टोटल ऐड करेंगे, 2 बॉन्ड करेंगे। अब देखेंगे अगर सेटिस्फाई करें तो कार्बन के कितने, 1 2 3 4, ये सेटिस्फाई हो गया, और 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, आपका इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया, ये ठीक हो गया। तो ये था इनका बॉन्ड फॉर्मेशन करना। ऐसे ही सिंपली हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या पता चला है कि जो ये ईथेन है, इथाइन है, ये क्या है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक हो गया। और वहीं CH4 किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि उसमें क्या थे, मीथेन के अगर आपको याद हो तो कार्बन के साथ क्या थे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए थे ना सिंगल बॉन्ड से, दैट वाज मीथेन सैचुरेटेड कंपाउंड। चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इन द अर्ली सेक्शन जो था, हमने जहाँ मेंशन किया, देखा गया था कि कार्बन कंपाउंड्स जैसे मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये कंटेन करते हैं आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन एटम्स को। ये चेन्स जो होती हैं कार्बन एटम की, कंटेन करती है 1 या 1 से ज़्यादा कार्बन एटम्स को। जैसे कि हमने यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश की थी। ये मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है आपका CH4। CH4 में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपके अटैच हैं। नेक्स्ट आता है ईथेन। ईथेन में क्या आपका फॉर्मूला आता है, C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, और उन 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन को अटैच किया गया है। हमें ध्यान रखना है हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच करते वक्त कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहे यहाँ पे। इसके बाद आता है प्रोपेन। प्रोपेन में हम देख रहे हैं C3H8 आता है, तो 3 कार्बन है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और उनके सबके साथ हाइड्रोजन अटैच किए गए हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, 4 आपके कार्बन आ जाएंगे और 7 हाइड्रोजन आपके 10 हैं यहाँ पे। पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन करके। But let us take another look at the butane. If we make the carbon skeleton with the 4 carbon atoms, हम देखते हैं यहाँ पे that 2 different possible skeletons. एक हम देख रहे हैं ऐसा सीधा चेन में चल रहा है, और दूसरा हम देख रहे हैं ऐसा यहाँ से ये अलग अलग कार्बन यहाँ से निकल करके आ रहे हैं आपके। ये 2 तरीके के हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिल द रिमेनिंग वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन्स को अटैच कर देते हैं इन कार्बन के साथ में अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक हमें एक्सा स्ट्रक्चर दिखता है और दूसरा हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। वी सी दैट बोथ दिस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला, C4H10 दोनों का है। इसमें भी C4H10 है और इसमें भी C4 आपका H10 है।
सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कार्बन के जो अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग में, जैसे कि एग्जांपल हो गया साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन में क्या है हमारे पास फॉर्मूला C6H12 हो गया, यानी कि 6 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है और हर एक कार्बन के साथ क्या है आपके दो दो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि C6 यानी कि 6 कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा like this. Can you draw the electron dot structure for the cyclohexane, straight chain, branch chain and cyclic carbon compounds? ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं फॉर द एग्जाम्पल बेंजीन जैसे लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है आपका C6H6 का। यहाँ पे देखें अगर बेंजीन में कितने आपके कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ, हर एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंसी बच रही है, तो यानी यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करके दोबारा से एक और बॉन्ड बनाएंगे, जो कि क्या होगा आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड जो होते हैं कंटेन करते हैं एक कार्बन को और हाइड्रोजन को, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे हम एल्केन्स बोलते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करते हैं एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं एल्कीन्स, और यहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसमें तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्काइंस। यानी सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड को एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड जो कंटेन करते हैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही, बट कार्बन ऑल्सो बनाता है बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स, जैसे कि हेलोजन्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। हाइड्रोकार्बन चेन में 1 और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हैं हम इन्हीं एलिमेंट्स के साथ में, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन जो होनी चाहिए सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। इन सच कंपाउंड्स जो एलिमेंट रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोल देंगे, फिर हेट्रोएटम्स बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं द हेट्रोएटम्स एंड द ग्रुप कंटेन करते हैं जो इनको कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू द कंपाउंड रिगार्डलेस उनकी लेंथ की और नेचर ऑफ कार्बन चेन के, और उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये हैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो दे रखे हैं हमें। सबसे पहला यहाँ पे हेट्रोएटम आ रहा है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। इनको हम बोलते हैं हेलो फॉर्म में आते हैं, ये हेलो एल्केन्स हैं, और यहाँ पे इनको हम ऐसे लिखते हैं Cl और Br के फॉर्म पे। ये हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट करके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग जो कंपाउंड्स है, जैसे कि अल्कोहल हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कीटोन हो गया जिसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच द कार्बन एटम्स थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, जैसे अभी देखा। नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम लिंक करते एक दूसरे के साथ चेंज बनाते हैं जो कि वेरिंग लेंथ की हो सकती है। इनको हम बोलते हैं, ये चेंज जो होती हैं ब्रांच्ड भी होती हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज कार्बन चेंज कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे देखा है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल को हो गया, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कार्बन कंपाउंड की रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। एग्जाम्पल जैसे CH3OH, मीथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, C3H7OH, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एटसेट्रा। हैंस ये जो सीरीज आ रही है कंपाउंड्स की सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, और इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज। जैसे हमने 4.2 में देखी थी, वी हैव लुक एट द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव कंपाउंड्स। यहाँ पे CH4 और C2H6 में किसका डिफरेंस आता है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। C2H6 C3H8 में किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट
नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास CH3H8 और ब्यूटेन होता है हमारा क्या C4H10 होता है। तो यहाँ पे भी कितने का फ़र्क आ रहा है आपके पास, यहाँ पे भी कार्बन का फ़र्क आ रहा है, दैट इज़ CH2 का। ठीक हो गया। You found out the difference in molecular masses between these pairs. Similarly, take the homologous series for alkenes. यहाँ alkenes की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहला मेंबर होता है वो होता है इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास C2H4 होता है यहाँ पे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथीन? C2H4 होता है। उसके बाद सक्सीडिंग अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखते हैं हम, यहाँ आता है C3H6, C4H8, C5H10। यहाँ पे क्या प्रेजेंट आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। Do these also differ by CH2 unit? Do you see any relation between the number of carbons and hydrogen atoms in these compounds? जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, इसको हम लिखते हैं CnH2n, जहाँ n की वैल्यू होती है आपकी 2, 3, 4। As the molecular mass increase in homologous series, a gradation in the physical properties दिखता है। This is because जो melting point और boiling point होता है वो बढ़ जाता है जब molecular mass बढ़ जाता है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉलिबिलिटी हो गया, पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे शो करता है सिमिलर ग्रेडेशन को, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है विच आर डिटरमाइंड सोली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन करती है सिमिलर एज द होमोलोगस सीरीज़। द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज़ जो होती है उसमें आर बेस्ड करते हैं ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, जिसे मॉडिफाई करते हैं हम एक प्रीफिक्स के साथ, जिसे हम बोल सकते हैं जो पहले आता है, और एक सफिक्स के साथ जिसे हम बोलते हैं बाद में आता है। इंडिकेट करते हैं द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे कि जो नेम्स हैं अल्कोहल के, हम एक्टिविटी 4.2 आगे में देखेंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब नेम करते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स को कैसे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एक कंपाउंड में कितने हैं। उसके बाद अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। जिसके पास आपके 3 कार्बन एटम हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इन द केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड, उसका प्रीफिक्स या सफिक्स देखा जाएगा। If the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begin with a vowel, तो vowel होते हमारे A, E, I, O, U, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, then the name of the carbon chain is modified by deleting the E और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे किसको, एक appropriate suffix को। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन आता है यहाँ पे। प्रोपेन में लास्ट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ई प्रेजेंट है ना, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, वाउल्स आते हैं AEIOU, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सफिक्स यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इस लास्ट वाले ई को एलिमिनेट करके, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम वो फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे जो यहाँ पे होगा, कीटोन ग्रुप लगाना है यहाँ पे। तो कीटोन ग्रुप क्या आपका सफिक्स क्या होता है, यहाँ पे ओन होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनोन बन जाएगा। ऐसी अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ठीक है, ब्यूटेन आया, तो ब्यूटेन का लास्ट का क्या है, ये ई है ना, इस ई को एलिमिनेट कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कीटोन ग्रुप अटैच करना है तो ब्यूटेनोन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इफ़ द कार्बन चेन इज़ अनसेचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ईन या फिर आइन। हमें पता है ना, जो डबल बॉन्ड होता है उसे ईन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक 3 चेन का कार्बन एटम है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। और वहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये गिवन है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। हेलो एल्कीन्स है, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगेगा, जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, वो है हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो भी हो सकता है, बहुत सारे हैं आपका यहाँ। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाम बताना है। 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। अब ये प्रीफिक्स है ना हमारे पास क्लोरो ब्रोमो, तो यानी कि ये तो पहला लिखा जाएगा, और ये सारी सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे इसे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे ही अल्कोहल का। अल्कोहल का सफिक्स है, यहाँ पे क्या लिखा है, सफिक्स यानी जो पीछे लगेगा, तो पीछे क्या लगेगा, सफिक्स ओल लगेगा यहाँ पे। तो कार्बन कितने यहाँ पे, 3 कार्बन यानी कि प्रोप हो गया, और यहाँ पे आप उसके बाद क्या है, OH ग्रुप अटैच है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनोल बोलेंगे, ऐसे सो ऑन करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इन दिस सेक्शन हम स्टडी करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। देखते हैं, सबसे पहले आता है कंबशन। कार्बन जो होता है सारे इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स में बर्न करता है इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट।
मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ऑल्सो रिलीज करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को जब ये जलते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन का रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस हीट और लाइट रिलीज हो रही है। वहीं हम रिएक्शन करा रही है मीथेन का, CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, आपका H2O का, और प्लस आपका हीट और लाइट फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये है आपका इथेनॉल। इथेनॉल इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2 का, H2O का, और हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आती है हमारे पास, कॉशन दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस। ये टीचर आपकी क्लास में आपको ध्यान से कराएगी, अब यहाँ पे समझ के चलते हैं। आपको लेना है कार्बन कंपाउंड जैसे कि नैप्थलीन, कैम्फर अल्कोहल हो गया, 1 बाय 1 ऑन स्पैटुला, और उसे जलाना है। ऑब्जर्व करें नेचर ऑफ द फ्लेम और नोट करें कि वेदर ये स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लेस करें मेटल प्लेट को अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन द केस ऑफ एनी कंपाउंड। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा कि जो इसमें नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कैम्फर होता है, ठीक है, ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं सूटी फ्लेम्स को। किसको प्रोड्यूस करेंगे, आपके सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर दे, और लीव करते हैं ये किसको, डिपोजिशन को लीव करते हैं यहाँ पे। ये इनका करेक्टरिस्टिक होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो होता है वो एक क्लीन फ्लेम दिखाता है, ब्लू फ्लेम होता है आपका, इसका क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, और यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है आपका अल्कोहल में जनरली बर्न करता है क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ, क्योंकि उसके पास क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है कंप्लीट कंबशन के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि नैप्थलीन हो गया आपका, या कैम्फर हो जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं येलो कलर की आपकी सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, और स्मोक भी जनरेट करते हैं, क्योंकि इनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है कंप्लीट कंबशन के लिए, इस करके ये अनबर्न रह जाते हैं, डिपॉजिट इनकी रह जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक। वट डू यू गेट एट अ येलो सूटी फ्लेम, वट डू यू गेट एट द ब्लू फ्लेम। तो व्हेन द एयर होल इज़ फुली ओपन होगी, द ओपनिंग एयर होल अलाउ करती है सफिशिएंट ऑक्सीजन को टू मिक्स अप विद द गैस, इनेबल करेगा कंप्लीट कंबशन को, और ये क्या होगी, आपकी ब्लू होगी फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली जो होते हैं देते हैं आपके क्लीन फ्लेम, कौन, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वाइल अनसैचुरेटेड क्या देते हैं आपके, येलो फ्लेम देते हैं और ब्लैक स्मोक भी देते हैं। ये रिजल्ट करता है इन द सूटी डिपॉजिट ऑन द प्लेन एक्टिविटी, जो प्लेट एक्टिविटी अबव हमने डिस्कस करी थी। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कंबशन, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी देंगे आपके क्या, सूटी फ्लेम को। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है लिमिटिंग सप्लाई होती है एयर की। The gas and kerosene stove used at the home has inlets for the air so that sufficiently oxygen rich mixture जो है वो burnt होता रहे to give the clean blue flame. इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल, जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो देखते हैं अक्सर ब्लैकन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर होल्स होते हैं ये ब्लॉक्ड हो गए हैं, एंड फ्यूल जो हो रहा है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम जो होता है इनके पास हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। इनका कंबशन रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं किसके, इन्वायरमेंट के। वाई डू सब्सटेंस बर्न करते हैं विथ और विदाउट अ फ्लेम। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कोल या फिर जो वुड फायर होता है, इफ़ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस, आप ध्यान से नोट करेंगे, टेक अ क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपन, क्या होता है यहाँ पे जब वुड या कोल स्टार्ट करता है बर्न होना। यू हैव सीन अबव दैट कि एक कैंडल या फिर LPG गैस जो होती है स्टोव बर्न करती है एक फ्लेम के साथ। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व दैट जो कोल और चारकोल होते हैं, जैसे हम अंगीठी भी बोलते हैं समटाइम, ये ग्लो करते हैं रेड और गिव आउट देती हैं हीट विदाउट फ्लेम। ये क्यों होता है, बिकॉज जो फ्लेम होती है इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न होते हैं। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज कर जाता है और बर्न करता है विद द फ्लेम इन द बिगिनिंग। एल्यूमिनस फ्लेम जो होते हैं इज सीन विद द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। जो कलर होता है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की। जैसे कि अगर कॉपर वायर को हीट करते हैं इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव में, तो ऑब्जर्व करेंगे उसका अलग कलर आता है यहाँ पे, एंड सो ऑन। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैसे होगा, अगर यहाँ देखें हम,
तो कोल एंड पेट्रोलियम जो होते हैं हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। कोल जो होता है ये रिमेन होता है ट्रीज़ का, फर्न्स का और अदर प्लांट्स का जो मिलियन ऑफ ईयर्स जो होता है अगो यहाँ पे रहे होंगे उनका। दीज आर क्रश्ड इन टू द अर्थ परहैप बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय द लेयर्स ऑफ अर्थ रॉक, मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर उनके ऊपर चढ़ती रही जब वो नीचे नीचे थे यहाँ पे। स्लोली ये डिकेड होने लगे यहाँ पे और ऑयल और गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा इनसे। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट, मिट्टी विट्टी इनके ऊपर इकट्ठे होते रही। डेड इनके ऊपर बैक्टीरियाज जो डेड रिमेन्स के ऊपर आने लग गए यहाँ पे इनके, जिसके वजह से ये ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए अंदर द हाई प्रेशर में। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, मीनवाइल जो सिल्ट था वो स्लोली कंप्रेस होने लग गया रॉक के फॉर्मेशन में। जो ऑयल और गैस था ये सीप्ड करते गए पोरस पार्ट में ऑफ द रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड इन द वाटर। जैसे कि स्पंज होता है ना, स्पंज के छेद छेद के बीच में क्या होता है, वाटर ट्रैप हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे ऑयल ट्रैप होने लग गया। तो इस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये फॉसल फ्यूल जिसे हम बोलते हैं ये आपका फॉर्मेशन होने लग गया यहाँ पे। इसके बारे में आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपका, इफ़ यू रिमेंबर। एक्टिविटी में है टेक अबाउट 3 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म इट जेंटली इन अ वाटर बाथ। आपको लेना है 3 ml का इथेनॉल और उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है और वाटर बाथ में उसे क्या करना है, वार्म करना है, यानी कि वाटर रख के वाटर हीट होगा तो उस हीट से आपको हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं देना है। आपके टीचर आपको अच्छे से कराएगी, अभी समझते हैं। ऐड 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को आपको यहाँ पे ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सोल्यूशन के। Does the color of the potassium permanganate persist करता है when it is added initially? ठीक है। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का ये परसिस्ट नहीं करता है इनिशियली, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका ये अल्कलाइन होता है। ये एक्ट करता है कैसे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे क्या करता है, एक्ट करता है। व्हेन इट इज़ एडेड टू इथेनॉल, जो इथेनॉल होता है वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इथेनोइक एसिड बनाता है यहाँ पे। इस रिएक्शन के टाइम पे जो पर्पल कलर होता है आपका परमैंगनेट आयन का होता है, यानी किसका होता है, परमैंगनेट आयन का मतलब होता है Mn4 नेगेटिव आयन का होता है आपका क्या, पर्पल कलर होता है। ये डीकलराइज हो जाता है या फिर डिसअपीयर बोल सकते हैं इसको, हो जाता है क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है टू कलरलेस फेंट पिंक स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, Mn2 पॉजिटिव बोलेंगे आपका। एज लॉन्ग एज देयर इज इथेनॉल जो प्रेजेंट रहेगा टू बी ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए, जो एडिड पोटेशियम परमैंगनेट होगा आपका ये कंज्यूम होता जाएगा एंड इट्स कलर जो होगा ये वैनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड, तो यहाँ पे क्या है, जो कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का वो परसिस्ट करता है जब उसे ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि जो इथेनॉल होता है वो उसे क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। जब एक बार इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका इथेनोइक एसिड के अंदर, देन देयर इज़ नो मोर रिएक्टेंट लेफ्ट होगा टू रिड्यूस द पोटेशियम परमैंगनेट, और एनी एडिशनल ड्रॉप्स जो होंगी पर्पल एल्कलीन यानी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के, वो क्या रह जाएंगे, आपके अनरिएक्टेड रह जाएंगे। कॉज करता है पर्पल कलर टू परसिस्ट इन द सोल्यूशन, इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है आपकी अब यहाँ पे हो चुकी है। क्योंकि ये है ऑक्सीडेशन के बारे में हमने क्या कर रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस जो होते हैं कैपेबल होते हैं ऐड करने के ऑक्सीजन के, जैसे हमने जाना ये सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जिसको हम बोलेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड, यानी कि ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका इथेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज़ एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटीरियल, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का एडिशन करवा देंगे। हैंस इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। एक तो हो गया आपका अल्कलाइन KMnO4 जिसे हम बोलते हैं, दूसरा एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। In addition, unsaturated hydrocarbons and hydrogen in the presence of catalyst such as palladium या फिर निकल के हमको देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इन डबल बॉन्ड को ये ब्रेक कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। कैटलिस्ट जो होते हैं ये सब्सटेंस होते हैं दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर या फिर प्रोसीड करना एट डिफरेंट रेट विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड,
ये रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्शन को अकर करवाते हैं या आगे बढ़ाते हैं। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using nickel as the catalyst. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while the animal fats के जो होते हैं वो saturated carbon chains होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एक एड्स आते हैं टीवी में, सम वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हेल्दी एनिमल फैट्स होते हैं, जनरली कंटेन करते हैं किसको, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, शुड बी चूजन फॉर द कुकिंग ऑयल, यानी कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये आपके क्या अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। हावेवर सनलाइट और क्लोरीन की प्रेजेंस में इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट चेन रिएक्शन। क्लोरीन रिप्लेस करता जाता है इसमें हाइड्रोजन एटम को 1 by 1 करके, और इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे बोलते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। जैसे कि यहाँ पे CH4 है, तो CH4 में सबसे पहले यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्लोरीन यहाँ पे तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है आपका, एक H हट जाएगा, -1H और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, एक Cl जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर से ये होगा यहाँ पे, जब तक यहाँ पे सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये रिएक्शन आपका चलता रहता है, एक चेन रिएक्शन होता है ये। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इथेनॉल को हम बोलते हैं कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं। एक्टिव होता है इंग्रेडिएंट एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। इन एडिशन बिकॉज ये गुड सॉल्वेंट होता है, यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप्स हो गया और मैनी टॉनिक्स हो गए। इथेनॉल जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर हर प्रोपोर्शन में। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज drunkenness. Even though this practice is condemned, it is socially widespread practice. However, intake of even a small amount of pure ethanol, जिसे हम बोलते हैं यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ये लीथल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है यूज़ करना। Also, long-term consumption of alcohol can leads to many health problems. नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की। अगर यहाँ बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। सोडियम लेंगे, इथेनॉल लेंगे, हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ इथेनॉल। द प्रोडक्ट इज आपका क्या बना है, सोडियम इथॉक्साइड बना है यहाँ पे। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल्स? आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। Reaction to give unsaturated hydrocarbons, heating ethanol at 443 Kelvin में with excess concentrated sulfuric acid result करता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब कंसनट्रेशन फॉर्म में लिया जाता है तो यह कर देता है वाटर को वहाँ से निकाल लेता है। वाटर निकालने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन, यानी कि यहाँ इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। जब लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल को कंज्यूम किया जाता है ये स्लो कर देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस एंड फाइनली स्टपर। जो इंडिविजुअल होता है ये फील कर सकते हैं रिलैक्स विदाउट रियलाइजिंग दैट उनके जो सेंस ऑफ जजमेंट है, सेंस ऑफ टाइमिंग है, ये सब क्या हो चुकी है, इम्पेयर्ड हो चुकी है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल जो होता है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में कैन कॉज डेथ। मिथेनॉल जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू मिथेनल में इन लीवर। मिथेनॉल जो है आपका रिएक्ट करता है रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल और कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को इन मच द सेम वे जैसे कि एग कोगुलेट हो जाता है जब उसे कुक करते हैं। मिथेनॉल जो होता है अफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व को, कॉज करता है ब्लाइंडनेस। इथेनॉल जो है ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। टू प्रिवेंट करना इसका मिसयूज़ इथेनॉल का प्रोड्यूस होता है फॉर इंडस्ट्रियस यूज। इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथेनॉल। डाइज जो होती हैं आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू एज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजली। इसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 4.6
टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन, आपके टीचर यहाँ पे आपको बताएंगे। ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ अ कपल ऑफ ग्रेन्स, बहुत स्मॉल अमाउंट लेना है, इनटू इथेनॉल में। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, क्या गैस रिलीज होती है जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है यहाँ पे किसका, अल्कोहल का, और किससे, आपका अल्कोहल और इथेनॉल का रिएक्शन होता है यहाँ पे। यानी कि क्या इथेन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Na+CH2 ये देगा हमको 2CH3CH2ONA, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस से, प्लस H2 गैस यहाँ रिलीज होएगी। H2 गैस रिलीज होने का मतलब यहाँ पे क्या सुनाई आएगा आपको, पॉपअप साउंड सुनाई आएगा यहाँ आपको। द हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ एफरवेसेंस, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब टेस्ट करेंगे इसको तो पॉपअप साउंड सुनाई आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ, प्रोडक्शन हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस इज विजिबल किस फॉर्म में, यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में आपको क्या हो रही होगी, विजिबल हो रही होगी। टेस्ट कर लेंगे इसको, पॉपअप साउंड आ जाएगा जब मैचस्टिक इसके पास लेकर के जाएंगे। अल्कोहल एज अ फ्यूल, शुगर केन प्लांट्स जो होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स होते हैं, जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस, जो इसको फर्मेंट करते हैं और ये अल्कोहल बनाता है। सम कंट्रीज़ नाउ यूज़ करती हैं अल्कोहल को एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, सिंस ये जो है एक क्लियर फ्यूल है और ये राइज करता है टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होता है ये कॉमनली इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड, बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का जो होता है वाटर में, इसको हम बोलते हैं विनेगर, जो कि वाइडली यूज्ड होता है आपका प्रिजर्व करने के लिए पिकल्स वगैरह को। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनोइक एसिड का ये 290 केल्विन होता है और हेंस यूज होता है फ्रीज करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि जब ठंडी होती है तो ये क्या हो जाता है, आपका जम जाता है, जिस करके इसका नाम क्या दिया गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली करेक्टराइज करते हैं बाय देयर एसिडिक नेचर से। हावेवर मिनरल्स एसिड जो होते हैं जैसे HCl हो गया, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके वीक एसिड्स होते हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपने आप को ईजिली आयनाइज कर देता है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। एक्टिविटी 4.7 है, कंपेयर करना है आपको pH वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय लिटमस टेस्ट, यस दोनों क्या है, एसिड ही तो है। डाइल्यूट एसिडिक एसिड और डाइल्यूट HCl जो होता है ये एसिड है, ये टर्न कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। जो लिटमस टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बट डज नॉट शो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो शो करता है डिफरेंट कलर फॉर ईच एसिड, यानी कि डाइल्यूट HCl के लिए वो शो करेगा रेड कलर जो इंडिकेट करता है लो pH को, और डाइल्यूट एसिडिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है उसके लिए शो करेगा ऑरेंज या फिर येलो कलर को शो करता है, जो इंडिकेट करता है कि इसकी pH वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 से 4 के बराबर है। ये जो डिफरेंस है इनके pH में कलर वैल्यूज़ का, दे आर नॉट इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपका HCl होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 4.8। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक 1 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद द ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। वार्म करना है उसको इन अ वाटर बाथ, जैसे यहाँ दिखा रखा है, फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स तक का। pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the mixture। जब इसको स्मेल करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रूटी ऑर्डर जैसा आपको यहाँ पे क्या आता है, स्मेल आता है, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आपका ईस्टर का आपका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहले आता है ईस्टर फॉर्मेशन यानी कि एस्टेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था ऊपर, ये कौन कराता है, आपका इथेनोइक एसिड, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन होती है और इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने लिया है इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन्होंने मिल करके क्या बनाया, आपका एक ईस्टर का फॉर्मेशन करा है।
जनरली ईस्टर जो होते हैं कि स्वीट स्मेल के होते हैं सब्सटेंस। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। जब इसे ट्रीट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, जो कि एक अल्कली होता है, तो ये ईस्टर क्या करते हैं, वापस से आपका अल्कोहल बना देते हैं और सोडियम सॉल्ट बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, क्योंकि ये यूज़ होती है इन प्रिपरेशन ऑफ सोप में। और सोप्स जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन्स के, यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन में हम देख सकते हैं। ये ईस्टर है। ईस्टर को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इथेनॉल का और सोडियम इथॉक्साइड का। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस, मिनरल एसिड जैसे कि HCl हो गया। जब एथेनोइक एसिड के साथ आपका रिएक्ट करते हैं विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका फॉर्मेशन होता है सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है। साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी हमें कहता है यहाँ पे आपको सेटअप करना है एक अपैरेटस। टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेना है यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3 और डाइल्यूट इथेनोइक एसिड हो गया आपका यहाँ पे क्या, आपका CH3COOH ये हो गया, और सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आपका शो होता है एफरविसेंस होता है यहाँ पे। एफरविसेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बबल जैसा फॉर्मेशन होना, क्योंकि यहाँ पे क्या, और आपका जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका यहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम ये रिएक्शन में देख सकते हैं। अब आता है पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से हम पास करते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जो पहली रिएक्शन आती है हमारे पास, उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब यहाँ पे ये बन जाता है, इसके बाद जो इसको लाइम वाटर से पास करते हैं किसको, CO2 को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में। कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी टेस्टिफाइड बाय दिस, इसको टेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जो लाइम वाटर होता है आपका, ये एक स्टैंडर्ड केमिकल टेस्ट होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ इंस्टेड ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। जब इसके साथ फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, तब भी क्या होता है, सेम इसका फॉर्मेशन होगा आपका CH3CONA, सोडियम आपका ये फॉर्मेशन होगा। So this will be your sodium acetate, water and carbon dioxide gas. Take about 10 ml of water each in 2 test tubes। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें हमने क्या डालना है, 10 ml आपका वाटर का डालना है। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल करें उसे A और B। टू टेस्ट ट्यूब B में आपको ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन। अब इसको शेक करेंगे बोथ द टेस्ट ट्यूब्स को विगरसली को। आपने क्या करा यहाँ पे, आपने लिया यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब A और दूसरा लिया आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब B, ठीक हो गया। दोनों में आपने क्या डाल दिया, 10 ml का वाटर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपने दोनों में क्या डाल दिया, ऑयल के ड्रॉप्स भी डाल दिए यहाँ पे दोनों में। अब टेस्ट ट्यूब B में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन का। B में आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, सोप सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स क्या है आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है, शेक करना है दोनों टेस्ट ट्यूब्स को विगरसली, मतलब बहुत ज़ोरों से शेक करना है, ध्यान रखें लिक्विड गिर ना जाए। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या एकदम से आपको दिखा, तो नहीं, ऐसा एकदम से नहीं दिखा है यहाँ पे हमको। लीव द टेस्ट ट्यूब्स undisturbed for some time and observe करें, does the oil layer separate out, in which test tube does this happen first। तो जब यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो हाँ यहाँ पे क्या होता है, ऑयल और आपके वाटर की क्या हो जाती है, एक सेपरेट टेस्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, लेयर का अलग कलर से शो कर देते हैं, एक अलग लेयर से यहाँ पे आपको शो होने लग जाती है, किसकी, वाटर की और यहाँ पे आपके ऑयल की। और जो ये सबसे पहले होता है आपका, ये सबसे पहले किस में होता है आपका, ये सबसे पहले होता है आपका शो टेस्ट ट्यूब A में आपका क्या हो जाता है, ये पहले आपका शो हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम, ये एक्टिविटी क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। क्या यहाँ पे इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेट करता है जो इफेक्ट होता है सोप का क्लीनिंग के अंदर, वो क्या होता है यहाँ पे। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर एज यू नो, जैसे हम जानते हैं जो डर्ट होती है वो ऑयली नेचर की होती है। तो ऑयल क्या होता है, वो डिज़ोल्व नहीं करता है पानी में। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सोप के, वो हैं आपके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। जो आयनिक एंड होता है ऑफ इन सोप्स का, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। वाइल जो कार्बन चेन होती है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, ऑयल के साथ। बिल्कुल ध्यान से जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास आपके सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। और यहाँ पे जो इनका आयनिक एंड होता है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया ना, ये चार्ज जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ आपका, ये रिएक्ट करेगा आपका वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, वाटर के साथ हो जाएगा। और वहीं जो ऑयल होता है इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, इसका रिएक्शन होता है जो कार्बन की चेन होती है ना लॉन्ग, उसके साथ ये रिएक्शन करता है। जो सोप मॉलिक्यूल होता है 10 बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम मीसल्स बोलते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर मीसल्स का। यहाँ की बाहर की तरफ जो ये गोले गोले जैसे दिख रखे हैं राउंड शेप के, ये क्या है आपके आयंस है, किसके, सोडियम के आयंस है। और ये अंदर की तरफ क्या है, एक ऑयल की ड्रॉपलेट यहाँ पे शो करी गई है। ये बाहर के जो आयंस होते हैं आपके, ये तो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, जो सोल्यूशन है आपका, ये जो पानी है उसमें प्रेजेंट H2O जो है आपका, उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं जो अंदर की तरफ ये बैक साइड में ये देख रहे हैं ना, ये है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, शो यहाँ पे, ये शो कर रहा है रिएक्शन आपका ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ यहाँ पे। ठीक हो गया। वेयर द वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे हमने देखा, और दूसरा एंड किसकी तरफ है, बाहर की तरफ जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या फॉर्म होता है, ये होता है इमल्शन का इन वाटर में। जो सोप मीसल्स हैं दस हेल्प करते हैं पुल करने के लिए आउट द डर्ट इन द वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स। हम जो कपड़े धोते हैं वो इसी प्रोसेस से धोते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, देखते हैं नेक्स्ट आता है यहाँ पे, कैन यू ड्रॉ a structure of the measles that would be formed if you dissolved the soap in a hydrocarbon। जब हम यहाँ क्या करेंगे, सोप को हाइड्रोकार्बन में डिज़ोल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब यहाँ पे सोप है डिज़ोल्व होता है इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने डिस्कस करा यहाँ पे, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो आपको अपने आप को क्या कर लेगा, वापस से ओरिएंट कर लेता है एक रिवर मिसल स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें क्या होगा आपका, जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल का पार्ट हो जाएगा, यानी कि जो लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आउटसाइड हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, जो सराउंडिंग में इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। वहीं जो पोलर पार्ट हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, टुगेदर हो जाएगा अंदर की तरफ एट द सेंटर ऑफ द मीसल जिसको हम बोलते हैं, और शील्ड हो जाएगा किससे, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो बाहर की तरफ मिलता है उसे। यहाँ पे भी किसका फॉर्म हो जाएगा, एक स्फेरिकल जैसा एग्रीगेट हो जाएगा इनका, पोलर जहाँ इंटीरियर हो जाएंगे और आपके नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। जब मीसल किस में होता है आपका, पोलर में होता है, उससे अपोजिट में हो जाएगा जो वाटर वाले के साथ होता है। यहाँ पे ऐसे बन जाएगा कुछ लाइक दिस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम मिसल्स की यहाँ अगर बात करते हैं तो सोप्स जो होते हैं आर मॉलिक्यूल्स विच हैव टू एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एक हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और दैट इज़ इट इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज़ जो इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ में। जब सोप जो होता है एट द सरफेस ऑफ द वाटर, द हाइड्रोफिलिक टेल जो होती है सोप की विल नॉट बी सल्यूबल इन वाटर, एंड द सोप जो होती है वो अलाइन करती है किसके साथ, अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर के साथ विद द आयनिक एंड इन द वाटर, और हाइड्रोकार्बन टेल कहाँ हो जाएगी, प्रोट्रूड करती हुई आउट ऑफ द वाटर। इनसाइड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्लस्टर होते हैं इनका एक यूनिक ओरिएंटेशन होता है जो दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ वाटर। दस जो क्लस्टर होता है मॉलिक्यूल का इन विच हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ जो होता है क्लस्टर का उसके तरफ होता है। ये बनाता है क्या, मीसल का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस।
ये आयनिक हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट आ जाएगा। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल जो होते हैं ये एबल होते हैं क्लीन करने के लिए, सिंस द ऑयल डर्ट जो होता है विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मीसल, द मीसल्स स्टे इन द सोल्यूशन एज कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन। दस जो डर्ट होता है वो सस्पेंड होता है मीसल्स में, ईजिली रिंस ऑफ हो जाता है, और जो सोप मिसल्स होते हैं ये लार्ज इनफ होते हैं स्कैटर करने के लिए लाइट को, हैंड सोप सॉल्यूशन जो होता है हमें कैसा दिखता है, अपीयर्स टू बी क्लाउडी इन नेचर। इसको आप याद करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 4.1 आता है अब हमारे पास। एक्टिविटी 4.1 हमें कहता है यहाँ पे टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर या रेन वाटर यहाँ पे लेने को बोला है ऑफ एंड 10 ml ऑफ लेना है हमें हार्ड वाटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब में एंड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द सोप सोल्यूशन इन बोथ। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डालना है क्या, डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक हो गया, और दूसरे में डालना है आपको क्या, हार्ड वाटर डालना है, जैसे कि पंप का पानी हो गया, हैंड पंप वाला, ट्यूबवेल का वो वाला पानी डालना है, हार्ड वाटर हो गया। ऐड करना है कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन दोनों, अब दोनों में वापस से क्या डालना है, सोप सोल्यूशन डालना है। शेक द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। ठीक है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, तो कौन सा होगा जिसमें ज़्यादा आपका फॉर्म बनेगा, ऑब्वियस सी बात है आपका किस में बनेगा, जो डिस्टिल वाला होगा, ठीक है ना, डिस्टिल वाले में आपका क्या बनेगा, ज़्यादा फॉर्म बनेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, ये ऑब्वियस सी बात है, ये किस में बनेगा आपका, हार्ड वाटर वाले में बनेगा, ठीक है ना। नोट इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, आप लोकेलिटी का पानी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका टीचर जो है आपको क्लास में दिखाएंगे करके, अभी समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं वो आता है एक्टिविटी 4.12। ये कहती है आपको यहाँ पे वापस से 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों के अंदर हार्ड वाटर डालना है, इसमें भी हार्ड वाटर है और इसमें भी हार्ड वाटर है। ऐड करना है 5 ड्रॉप ऑफ सोप का सोल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन टू अदर। एक में सोप सोल्यूशन डालना है, दूसरे में डिटर्जेंट का सोल्यूशन डालना है। अब आप इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे दोनों को इक्वल पीरियड ऑफ टाइम पे। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोम आएगा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इन विच टेस्ट ट्यूब इज़ द कर्डी सॉलिड फॉर्म, वो किस में बनकर आएगा आपका, वो बन के आएगा इन द टेस्ट ट्यूब जो कंटेन करता है किसको, आपका सोप को कंटेन करता है, उसमें बन के आएगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वाइल बाथिंग दैट जो फोम होता है ये फॉर्म होता है विद डिफ़िकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम जैसा अपीयर होता है जो रह जाता है आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। ये क्यों होता है, दिस इज़ कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप जो किसके साथ होता है, विद कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, जो क्या करते हैं, वाटर को हार्डनेस कॉज करते हैं। तो कोई पूछे आपके द हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से कॉज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं। हैंस यू नीड टू यूज़ अ larger amount of soap. This problem is overcome by using the another class of compound जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स, जो कैसे एक्ट करते हैं, एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये जनरली सोडियम सॉल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड के या अमोनियम सॉल्ट के, जिसके पास होता है क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ये चार्ज्ड एंड जो होते हैं इन कंपाउंड के डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर में। इस करके ये क्या हो जाते हैं कि ये इफेक्टिव रहते हैं इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स जो क्लीनिंग करने के यूज़ में आते हैं कपड़ों को। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें जानी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ जाना था कार्बन के बारे में। कार्बन एक वर्सेटाइल आपका एलिमेंट होता है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम यूज़ करते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी और इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की वजह से। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये बनाता है वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दो एटम्स के बीच में। 10 दोनों अचीव कर लेते कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उनका। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है खुद के साथ भी और बाकी एलिमेंट्स जिसके साथ बनाता है वो है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कार्बन बनाता है कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। ये जो कार्बन
कार्बन की चेंज होती है ये आपको स्ट्रेट चेन में मिल सकते हैं, ब्रांच्ड में मिल सकते हैं या रिंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जो एबिलिटी होती है कार्बन की चेन बनाने की ये राइज देता है होमोलोगस सीरीज़ को कंपाउंड के, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं कार्बन की चेन्स के साथ जो डिफरेंट लेंथ्स की होती हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू कार्बन कंपाउंड जो उन्हें कंटेन करते हैं। कार्बन और उसके कंपाउंड जो होते हैं ये मेजर सोर्सेस हैं फ्यूल के। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो कंपाउंड है कार्बन के, इनकी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। जो एक्शन होता है सोप और डिटर्जेंट का ये बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक्स इन द मॉलिक्यूल्स और हेल्प करता है इमल्सीफाई करने के लिए दी ऑयल डर्ट और हेंस इट्स रिमूवल। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।